दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जीएस सेक्शन के लिए एक सीरीज़ चलाई थी, जिसमें बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोगों ने समाहित किया था सब्जेक्ट वाइज। इसी क्रम में आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो लगातार 2016 से 2022 तक बीपीएससी की किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वह एलडीसी की परीक्षा हो, बीपीएससी प्री की परीक्षा हो, या फिर AAO की परीक्षा हो, या जो भी अन्य परीक्षाएं होती हैं। जैसे कि अभी कुछ पहले दिनों में हेडमास्टर का एग्ज़ाम बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था। तो इन सभी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पर्यावरण से पूछे गए हैं वह सब यहाँ समाहित हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसका सही उत्तर बताना है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर देने से पहले आप सभी को बता दें कि बीपीएससी ने एक नोटिस निकाली थी, जिसमें 5 ऑप्शंस का एक प्रोफार्मा उन्होंने दिया था कि हम A, B, C, D और E 5 ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, 5 ऑप्शन के साथ 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी। तो आप सभी लोग यह ध्यान रखिएगा। तो चलते इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए आप लोग सन जरूर ध्यान रखिएगा, सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ, ये रियो डी जेनेरो जो पड़ता है वो ब्राज़ील का एक शहर है। और दोस्तों, इस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगले प्रश्न देखने से पहले जलवायु परिवर्तन से कुछ हुए सम्मेलन, यहाँ पर महत्वपूर्ण सम्मेलन भी देख लेते हैं साथ में ही। तो दोस्तों, यदि हम बात करें वियना सम्मेलन की, तो वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना है किस लिए हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था। तो मानव जनित गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थों से ओजोन स्तर को सुरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, वियना सम्मेलन का। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, आप सभी को ध्यान रखना है 1985 में। और किस लिए, ओजोन स्तर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला जो सम्मेलन है वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कई परीक्षाओं में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इसकी जो बैठक हुई थी, आपको ध्यान रखना है 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, लेकिन यह लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 1989 में, 1989 में यह लागू हुआ था। तो यह जो है सन आपको जरूर ध्यान रखना है। इसका भी उद्देश्य क्या था, ओजोन परत से संबंधित था। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से यह मीटिंग हुई थी या प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, इस प्रोटोकॉल का आयोजन ध्यान रखना है 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। कहाँ हुआ था, जापान का एक शहर है क्योटो शहर, इसी के नाम पे क्योटो प्रोटोकॉल रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे यह सम्मेलन हुआ था। ठीक है, देखिए मुख्य बात यह थी इस सम्मेलन की कि इसमें 6 गैसों की कटौती किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अब हम बात करते हैं यदि इन 6 गैसों में मुख्य गैसें कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और HFC। ठीक है, यह जो है मुख्य प्रदूषक गैसें हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है पूर्व से पश्चिम, बी ऑप्शन में उत्तर से पश्चिम, सी ऑप्शन में दक्षिण से उत्तर और डी ऑप्शन पश्चिम से पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से पश्चिम की तरफ अधिकांश प्रवासी पक्षी जो है शरद ऋतु में इस मार्ग को अनुसरण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, इसमें जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी की प्री एग्ज़ाम में। दोस्तों, ए ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन में मीथेन, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक,
ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग में जो योगदान देती हैं गैसें, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। ये तीनों गैसें जो है इसमें योगदान देती हैं, किसमें? ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, वैश्विक तापमान को बढ़ाने में ये ग्रीन हाउस गैसें जो है अपना योगदान देती हैं, इसीलिए यह जो है काफ़ी हानिकारक गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 मतलब कि 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो हमें बताना है ऐसा कौन सा अभियान है या सम्मेलन है जिसे सन 1973 में स्टार्ट किया गया था। ए ऑप्शन में सुंदरबन परियोजना, बी ऑप्शन में प्रोजेक्ट टाइगर, सी ऑप्शन में लायन प्रोजेक्ट, डी ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमें सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें या जो है भारत में वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में जो कुल टाइगर रिजर्व हैं भारत में वह हैं 53, मतलब कि 53। और ये तो पूछिए लेटेस्ट कौन सा है, मतलब कि तो ध्यान रखिएगा जो 53वां है लेटेस्ट एकदम, तो वह है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उड़ीसा में है, बी ऑप्शन में मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तराखंड और डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सही उत्तर बताना है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि पहला प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला पार्क यदि कोई है तो वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 1-2 पॉइंट और हम लोग देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। दोस्तों, यह जो है इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा सन 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था, लेकिन 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? मूल नाम हैली नेशनल पार्क। ठीक है, क्या था? हैली नेशनल पार्क। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगले प्रश्न को देखने से पहले हम यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स के मुद्दे में भी यह काफ़ी चर्चित रहा है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यह है महाराष्ट्र में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका कर्नाटक में है। फिर है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपका कर्नाटक में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका उत्तराखंड में है। और अभी हमने जो बात करी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कहाँ है? वो भी उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के 2 हो गए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट। फिर बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है राजस्थान में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो नोकरेक हो जाता है, कई बार पूछा गया है, यह मेघालय में है। काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो यह असम में है। और आप लोगों के लिए जो भी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में बैठ रहे हैं उन सब के लिए अगर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर जो देखा जाए तो यह है, आपको ध्यान रखना है बिहार में एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, 1978 में, 1978 में।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, बताना है हमको। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, ए ऑप्शन में दिया गया है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन में दिया गया है गुजरात, सी ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा और डी ऑप्शन में केरल। ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात की जो समुद्र तटीय रेखा है या समुद्र तटीय आर्द्र भूमि में अंदर आने वाली जो क्षेत्र है वह जो है गुजरात की सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें कि दूसरे और तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो गुजरात हो गया और दूसरी सबसे ज़्यादा अगर जो क्षेत्र है तो वह ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र का है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि ओजोन परत क्या अवशोषित करती है। ठीक है, ओजोन परत के बारे में जरूर आपको पढ़ना है। ए ऑप्शन में दिया गया है अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है, या फिर बी ऑप्शन में पराबैंगनी किरण, सी ऑप्शन में गामा किरण और डी ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स किरण। तो बताना है कि ओजोन परत क्या अवशोषित करती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। दोस्तों, यह जो है हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, यह भी ध्यान रखिएगा। पराबैंगनी किरणों को तो अवशोषित करती है और साथ ही साथ हानिकारक विकिरण जो होती हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि तापमान और घनत्व की जो विविधता है उसके अनुसार वायुमंडल को, अपने जो वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया, आप सबको ध्यान होगा 5 परतों में बांटा गया है। अगर जो हम सीक्वेंस से बात करें तो पहले नंबर पे या सबसे निचला आ जाता है क्षोभ मंडल, फिर आ जाता है समताप मंडल और फिर बीच में आ जाता है मध्य मंडल और फिर आ जाता है आयन मंडल और फिर लास्ट में आ जाता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ओजोन परत जो है वायुमंडल का एक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, और यदि बात करें तो वह जो है पृथ्वी से लगभग 10 से 50 की ऊंचाई पर है। 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, ओजोन परत जो कि किस मंडल में होगी यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है, बताना है कि इनमें से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है। ए ऑप्शन में दिया गया है सौर ऊर्जा का प्रयोग, बी ऑप्शन में रबड़ का जलना, सी ऑप्शन पेट्रोल का जलना और डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोग जान रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सौर ऊर्जा का उपयोग जो है मानव जीवन के लिए कोई हानिकारक जो है समझौता नहीं है या हानिकारक इसका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन रबड़ का जलना मनुष्य जीवन के लिए या हम लोगों के लिए, हम लोगों के पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। पेट्रोल का जलना भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन सौर ऊर्जा से हम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचती है, बल्कि इसके कई अनेकों लाभ हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन आ गया पीछे जैसा कि क्वेश्चन था, तो लेकिन इसमें ऑप्शन अलग हैं और सिस्टम अलग है। ए ऑप्शन में दिया गया है डीजल, बी ऑप्शन में मिट्टी का तेल, सी ऑप्शन कोयला, डी ऑप्शन हाइड्रोजन। ठीक है, हमको सही उत्तर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है। निम्न जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन, इनमें जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। लेकिन डीजल से काफ़ी प्रदूषण होता है, मिट्टी के तेल से भी काफ़ी पर्यावरण प्रदूषण होता है और कोयले से भी काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन जानते होंगे कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो वह उप उत्पाद के रूप में पानी बनता है। ठीक है, H2O जिसे कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है बताना है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन में दिया गया है कई वनों में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, बी ऑप्शन में एक जंगल में एक प्रजाति की कई आबादी, सी ऑप्शन में एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी सत्य हैं। देखिए दोस्तों, जैव विविधता वह एक चीज़ होती है कि एक पर्यावरण में, परिवेश में जो है कई प्रकार की वनस्पतियाँ भी हों और उन्हीं वनस्पतियों के साथ कई प्रकार के जीव भी उसमें निवास करते हों, तो वह होता है जैव विविधता क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इन ऑप्शन में जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, ठीक है। जैसे कि एक जंगल है, उसमें कई प्रकार की वनस्पतियां भी हैं और कई प्रकार के जीव हैं, तो वह जैव विविधता का एक रूप हो गया या जैव विविधता का क्षेत्र हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस हैं। हमको बताना है कि निम्न ऑप्शन में जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन है। ए ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन में ओजोन, सी ऑप्शन में CFC, डी ऑप्शन में मीथेन और ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ई किस बेस पे करेक्ट होगा, वह यह कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में पढ़ लिया है कि ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रासायनिक नाम होता है CO2, ओजोन और CFC और मीथेन CH4, ये जो है चारों गैसें ग्रीन हाउस गैसें कही जाती हैं, ठीक है। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों आप सभी जानते होंगे ग्रीन हाउस गैसें किन्हें बोलते हैं या किसे कहते हैं। तो जो गैसें जो है किसी ग्रह या उपग्रह के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती हैं तापमान में, ठीक है, टेम्परेचर में, तो वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों ए ऑप्शन में दिया गया है सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में दिया गया है थोल गुजरात, सी ऑप्शन में दिया गया है अष्टमुदी केरल, डी ऑप्शन में लोनार राजस्थान, ए ऑप्शन में वही अपना उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सही उत्तर हमें बताना है कि कौन सा इसमें जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो लोनार दिया गया है राजस्थान के साथ मैच करके, वह बिल्कुल भी क्या है, गलत है। कैसे गलत है दोस्तों, क्योंकि लोनार जो है यह राजस्थान में ना होकर महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र का ये जो रामसर स्थल है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। आप लोग अपने लिख रहे हों तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह कहाँ का है, महाराष्ट्र का, लेकिन राजस्थान का नहीं है। सूर सरोवर जो कि उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल सही। थोल गुजरात का है, बिल्कुल सही। अष्टमुडी केरल का है, बिल्कुल सही। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन में दिया गया है 27, बी ऑप्शन में 39, सी ऑप्शन में 41, डी ऑप्शन में 45 और ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं आप सभी को पता होगा। खैर हम प्रश्न की तरफ यदि हम ध्यान दें तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इस प्रश्न के बेस पे इसमें जो है कोई भी आंसर आपका, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ठीक है। दोस्तों भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। कितने हैं, 75 रामसर स्थल हैं। आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। यदि हम भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, जो इनमें बात करें राज्य के अनुसार कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक 14 रामसर स्थल हैं, ठीक है। कौन सा है, तमिलनाडु, जहाँ 14 रामसर स्थल हैं। दूसरे नंबर की यदि बात करें तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, ठीक है। दोस्तों रामसर स्थल की यदि हम बात करें तो 1971 में ईरान में रामसर संधि पर हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले भारत के संस्थापक सदस्य हैं, वही जो है रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं। और यदि बात करें कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। ए ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन में हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि वायु को सबसे अधिक कौन सी गैस प्रदूषित करती है तो बात करें तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल। दोस्तों
आपको क्या करना है कि मंथ वाइज आपको अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस दोनों लिख लेने हैं एक पेज पर, और उनको पर डे 2 से 3 मिनट में सरसरी निगाह से उसको ज़रूर देखना है, क्योंकि काफ़ी आप उम्मीद रख सकते हैं कि एग्ज़ाम में पर्यावरण सेक्शन से आपको एक दिवस पूछे जाने की प्रबल संभावना हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है कि विश्व जल दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए, कमेंट करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन में मणिपुर, सी ऑप्शन में मेघालय और डी ऑप्शन में नागालैंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क को 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब 1972 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यदि हम बात करें इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक और आपको नाम याद रखना है नेशनल पार्क का, वह है माओलिंग नेशनल पार्क। कौन सा? माओलिंग नेशनल पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में 1985, बी ऑप्शन में 1980, सी ऑप्शन 1986, डी ऑप्शन 1975। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1985। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले 1985 में की गई थी। ठीक है, और 3 ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम क्रमशः आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ब्रायन गार्डिनर, जो फरमान और जोनाथन शंकलिन। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले वैज्ञानिक थे ब्रायन गार्डिनियर, दूसरे थे जो फरमान, तीसरे थे जोनाथन शंकलिन। इनके द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1985 में, 1985 में। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। ए ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन उत्तराखंड और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में, केरल में स्थित है। दोस्तों केरल के पलक्कड़ जिला है वहाँ यहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना यदि पूछ ली जाए तो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1980 में। और यदि पूछ लिया जाए कि साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्रश्न है कि ग्रीन पीस या हरित शांति क्या है। ए ऑप्शन में दिया गया है एक कृषि संबंधित संस्था, बी ऑप्शन एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, सी ऑप्शन पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये जो ग्रीन पीस या हरित शांत है यह एक संगठन है पर्यावरण समर्थकों का। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो सन जो है जरूर लिखिएगा, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? कनाडा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ग्रीन पीस या हरित शांति एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में कनाडा में। ठीक है, तो दोस्तों आपने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया है। बीपीएससी के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हमने समाहित किया है। अगर यह वीडियो आपने लास्ट तक देखा है और ये जो प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल लगे हों, कुछ नए लगे हों, कुछ जानकारी नहीं लगी हो, तो हमारे इस मेहनत को आप सफल बनाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।